Hello friends, welcome to Study Khazana. My name is Saloni Jain. Today we'll be discussing the chapter Nationalism in India. That is the third chapter of your history textbook. Okay, so this is one of the most important chapters because इसमें आपका इंडिया का सारा हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे ब्रिटिशर्स का जो रूल था उनके अगेंस्ट हमने फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च किया और कैसे हमने फ्रीडम अटेन की. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी ईयर्स हैं, बॉडीज हैं. ठीक है, तो आपको अच्छे से उनको 2-3 बार पढ़ के मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी होगी. ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो ये एक बड़ा टॉपिक है. ठीक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके सारे देखते हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे. इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द वर्ल्ड एंड वी ऑल नो दैट ब्रिटिशर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने भेजा था वॉर में लड़ने के लिए ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, सो आई विल रीड इट आउट. द वॉर लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली जब आप वॉर में जाएगी कोई भी कंट्री, कोई भी आर्मी, तो डिफेंस पे बहुत एक्सपेंडिचर होगा. आर्मी मेंटेन करने में, वेपन्स में, इन सब चीजों में खर्चा होगा. देन दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस. तो उन्होंने इस एक्सपेंडिचर को मीट कैसे किया, उन्होंने सिटीजन्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए और वॉर के नाम पे लोन्स लिए. और क्या किया उन्होंने, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू. Prices of items was increased during the war years. The prices doubled between 1913 and 1918. ये आपकी 1914 to 1918 के आसपास ये वॉर पीक पे थी. ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने प्राइसेस को डबल कर दिया. द कॉमन पीपल वर द वर्स्ट सफरर्स बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज. ऑब्वियसली उन्होंने वॉर के खर्चे को मीट आउट करने के लिए कॉमन लोगों पे सारा बोझ डाल दिया. उन पे टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, टैक्स के प्राइस बढ़ा दिए, कॉमन डे आइटम्स के प्राइस बढ़ा दिए, एटसेट्रा. एंड लास्ट पॉइंट इज फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी वाज अनदर कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग पीपल. फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया गया, अपॉइंट किया गया आर्मी में लड़ने के लिए, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर सोल्जर्स. ठीक है, लड़ने के लिए, इसीलिए उन्होंने रूरल एरिया से बल्क में लोगों को एम्प्लॉय किया आर्मी में. ठीक है, अगेंस्ट देयर विश. एंड क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. ठीक है, एक तरह से मतलब फेमाइन हो गया था, वहां पर अकाल पड़ गया था. Influenza epidemic further aggravated the problem. According to census, 1921 census, about 12 to 13 million people died because of famines and epidemic. ठीक है, epidemic मतलब ये जो डिसीज था इन्फ्लुएंजा. तो वाइड स्प्रेड हंगर, वाइड स्प्रेड डिसीज की वजह से बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन डाइड इन दिस 1921 के सेंसस में रिकॉर्ड किया गया था. तो ये अभी हमने पढ़ा कि लोगों में गुस्सा धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा था, व्हाट वर द रीजंस. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा रीजन था. उसके बाद क्रॉप फेलियर की वजह से, बहुत क्रॉप फेलियर और एपिडेमिक की वजह से बहुत ह्यूज मासेस ऑफ पॉपुलेशन वर डाइंग. तो ये प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम. ठीक है, नाउ इसी टाइम के आसपास अराउंड 1915 Mahatma Gandhi appeared on the scene. He came back to India around 1915. तो उनका रोल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया ऑफ सत्याग्रह. महात्मा गांधी वॉज दी वन हु लॉन्च सत्याग्रह इन इंडिया. ठीक है, ही स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट. सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या मतलब होता है. महात्मा गांधी एडवोकेटेड अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह. This method was based on the idea that if someone is fighting for a true cause, there is no need to take recourse to physical force to fight the oppressor. इसका मतलब बेसिकली नॉन वायलेंस. ठीक है, कि अगर आपका कॉज जो है वो जेन्युइन है, ठीक है, तो आपको वायलेंट होने की नीड नहीं पड़ेगी. ठीक है, यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर कॉज एंड यू हैव टू स्टे नॉन वायलेंट. गांधी जी बिलीव दैट अ सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, दैट इज विदाउट बीइंग अग्रेसिव और रिवेंजफुल. ठीक है, सो हमने काफी बार सुना भी है कि सत्याग्रह का क्या मतलब होता है. तो ये गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ
इंडिया में आने के बाद गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 1 साल कंट्री का पूरा टूर किया, ठीक है, देखने के लिए कि कौन से एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग है, ठीक है। उसके बाद 3 मेजर सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किए थे कंट्री में, 3 मेजर एरियाज में। तो ये देखते हैं। सम अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी वर, फर्स्ट इज पेजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण इन 1916। सबसे पहला चंपारण बिहार में जो है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली एक ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, जहां पर पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड पे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था। सो पीजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण इन 1916 टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। इंडिगो का था वो प्लांटेशन सिस्टम, एंड दे वर सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट, पीजेंट्स मूवमेंट इन खेड़ा इन 1917। खेड़ा इज इन गुजरात, ठीक है। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. He organized a सत्याग्रह to support the peasants, ठीक है। तो क्रॉप फेलियर की वजह से और एपिडेमिक की वजह से उनका इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया था फार्मर्स का, ठीक है। इसीलिए वो जो पीजेंट्स थे वो जो रेवेन्यू देना होता था उनको हर बार, वो देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो इसलिए उनकी डिमांड को सपोर्ट करने के लिए दे वांटेड अ रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यू। तो उनकी डिमांड को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह देयर। लास्ट इज मिल वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद। अहमदाबाद इज ऑल्सो इन गुजरात, ठीक है। इन 1918 ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। इन लोगों को एक्चुअली एक प्राइस राइज, अपना सैलरी में राइज चाहिए था, ठीक है, सैलरी हाइक चाहिए था। तो ये डिमांड के लिए गांधी जी स्टूड विद देम और सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है डायरेक्टली के सबसे पहले सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ लॉन्च किया था, या 3 सत्याग्रह जो अर्ली सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किए थे उनको ब्रीफली आप एक्सप्लेन कीजिए। तो दिस इज इट नाउ। द रोलेट एक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पास किया था 1919 में। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। द रोलेट एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। एक्चुअली जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट है हमारी कंट्री में, वैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में ILC इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, या उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे, ठीक है। तो वो मेनली हमारी सारी लेजिस्लेशन, हमारे रूल्स पास करता था, ठीक है। नाउ द इंडियन मेंबर्स डिड नॉट सपोर्ट द एक्ट बट इट वॉज पास नेवरदलेस। सो ये जो ILC ने एक्ट पास किया था, एक सिंगल इंडियन मेंबर भी इसके फेवर में नहीं था। वो देखते हैं क्यों नहीं थे। The act gave enormous powers to the government to repress political activities. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. ठीक है, तो इस एक्ट के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी उठा के अरेस्ट कर सकते थे, ठीक है, विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल मतलब कोर्ट में पेशी किए बिना एटलीस्ट उसको 2 साल तक वो प्रिजन में रख सकते थे, ठीक है, विच वॉज अ वेरी ह्यूज रिप्रेसिंग पावर, ठीक है। मतलब उनको कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्टिविटी करता दिखा, वो इमीडिएटली उसको जेल में डाल देंगे विदाउट गिविंग हिम द प्रॉपर ट्रायल, ठीक है। नाउ ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट, ठीक है। तो 3 सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने ये इसको रोलेट सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है, ये लॉन्च किया इस एक्ट के अगेंस्ट। द कॉल ऑफ स्ट्राइक ऑन 6 अप्रैल गॉट ह्यूज रिस्पॉन्स। पीपल केम आउट इन सपोर्ट इन वेरियस सिटीज, शॉप्स वर शट डाउन एंड वर्कर्स इन रेलवे वर्कशॉप्स वेंट ऑन स्ट्राइक। देखिए ये जो मेथड्स है ना के लोगों के सपोर्ट करने की, ये आपको काफी मूवमेंट्स में आगे दिखेंगे, ठीक है। और ये कॉमन है, जैसे बॉयकॉट कर देना, ठीक है, कॉलेज स्कूल्स को बॉयकॉट कर देना, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देना और स्ट्राइक पे चले जाना। तो ये जो मेथड्स हैं लोग यूजुअली अपना सपोर्ट इस फॉर्म में शो करते थे। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, मतलब सप्रेस द नेशनलिस्ट,
Several local leaders were arrested and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. ठीक है, तो रोलेट सत्याग्रह के ऊपर उन्होंने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, और ये स्टेप्स लिए. ठीक है, तो रोलेट सत्याग्रह आपको ऐसे ब्रीफ में आ सकते हैं. कब पास हुआ, क्या उसके प्रोविजंस थे, और कैसे लोगों ने फिर सपोर्ट किया गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह में, एटसेट्रा. अब हम आते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर. ये काफी फेमस है, सबने सुना भी होगा, तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं क्या हुआ था. ऑन 10th April 1919 in Amritsar, the police fired upon a peaceful procession. This provoked widespread attacks on the government establishments. Martial law was imposed in Amritsar and the command of the area was given to General Dyer. तो ये देखते हैं हुआ कैसे था. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि क्या हुआ था, कि एक पीसफुल क्राउड पे उन्होंने फायर कर दिया था. ठीक है, कैसे क्या हुआ. द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13th April. The day on which Baisakhi is celebrated in Punjab. A crowd of villagers came to participate in a fair in Jallianwala Bagh. This was enclosed from all sides with narrow entry points. तो वो जो जलियांवाला बाग था, वो जो प्लेस था, एक्चुअली उसका एक ही एग्जिट पॉइंट था और बाकी सारे जो पॉइंट्स थे, एग्जिट पॉइंट्स, वो क्लोज थे. ठीक है, सो जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड. ठीक है, उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट्स को जो ब्लॉक थे उस पे अपने कमांडर्स को खड़े करके अंदर जो क्राउड था उस पे फायर ओपन कर दी. Hundreds of people were killed in the incident. Public reaction to the incident took a violent turn in many North Indian towns. Government was quite brutal in its response. Things took highly violent turn. Mahatma Gandhi called off the movement as he did not want violence to continue. जो रोलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था जलियांवाला बाग के बाद, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि धीरे धीरे पूरी कंट्री में वायलेंस फैलता जा रहा है. ठीक है, नाउ नीड ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट. क्या इसका क्या मतलब है कि जो रोलेट सत्याग्रह था वो इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया था, उससे पहले ही उसको कॉल ऑफ कर दिया गया था. सो द रोलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड मेनली टू सिटीज एंड टाउन्स. महात्मा गांधी फेल्ट द नीड ऑफ अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. ब्रॉड बेस्ड मतलब जो ज्यादा एरिया कवर करे, जिसके पास ज्यादा सपोर्ट हो लोगों का, जिसके बारे में लोग ज्यादा अवेयर हों. ठीक है, और जिसको अच्छे से ज्यादा मैनेज कर सके, जिसको कॉल ऑफ करने की जरूरत ना पड़े. He was convinced that it could be only possible by bringing the Hindus and Muslims on a common platform. देखिए, रोलेट सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह था बेसिकली लार्ज लेवल वाला, तो इट वॉज जस्ट अ लर्निंग फेज. ठीक है, तो उसके जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो उन्होंने सोचा कि हम आने वाली मूवमेंट्स में उसको फिल करेंगे. नाउ अब हम आते हैं खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे. ठीक है, इसको आप अच्छे से सुनिए क्योंकि ये कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कि ये फर्स्ट ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट थी हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार. सबसे पहले खिलाफत. ठीक है, द खिलाफत इशू गेव हिम मतलब महात्मा गांधी द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. क्या हुआ था, देखते हैं खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी. The Ottoman Turkey was badly defeated in the First World War. टर्की जो कंट्री थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स से हार गई थी. ठीक है, There were rumors about a harsh peace treaty likely to be imposed on the Ottoman emperor, who was the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. ठीक है, तो जो इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे, ठीक है, जिनको लीडर कहा जाता था, खलीफा, टर्की के खलीफा के खिलाफ उन्होंने सोचा था ब्रिटिशर्स ने कि हम बहुत ही हार्श रूल्स इम्पोज कर देंगे क्योंकि टर्की हार गई थी. ठीक है, अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे. ये प्लीज प्लेस याद रखिए आप. इन मार्च 1919 टू डिफेंड द खलीफा. ठीक है, तो खलीफा के अगेंस्ट हार्श रूल्स इम्पोज ना हो गए थे तो उनको वापस ले लिया जाए, इसके लिए एक कमेटी फॉर्म हुई थी, खिलाफत कमेटी, बॉम्बे में. उसमें मेनली 2 लीडर्स थे, बहुत सारे थे पर मेनली 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. तो वो काफी ज्यादा वोकल थे. ठीक है, इस मूवमेंट में. दिस कमेटी हैड लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली. दे ऑल्सो वॉन्टेड महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज टू बिल्ड अ यूनाइटेड मास एक्शन. ठीक है,
At the Calcutta session of the Congress in September 1920, the resolution was passed to launch a non-cooperation movement in support of Khilafat and also for Swaraj. तो ये क्या हुआ, ये जो खिलाफत कमेटी बनी इसके साथ ही हमारी लॉन्च हो गई खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो मेनली मुस्लिम्स की मूवमेंट थी। तो अब ये क्या चाहते थे कि गांधी जी इनके साथ आ जाएं, ठीक है। और गांधी जी साथ आ जाएंगे मतलब वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम साथ आ जाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम को साथ रखते रखते उन्होंने कौन सी दूसरी मूवमेंट लॉन्च कर दी, नॉन कोऑपरेशन। अच्छा, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये कौन से कहां पे पास हुई थी, कैलकाटा सेशन, और कब हुई थी, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, ये आप याद रखिए, स्वराज। ओके ना। अच्छा, मैं कांग्रेस के बारे में आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या होता था। कांग्रेस के हर साल सेशंस होते थे, यूजुअली दिसंबर में, मतलब ईयर एंड के आसपास, और हर साल अलग अलग जगह होते थे और हर साल अलग अलग प्रेसिडेंट्स होते थे, ठीक है। तो ये बहुत बार मेंशन होगा चैप्टर में, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बहुत सारे सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, तो उनके आपको ईयर और प्लेस अच्छे से याद रखनी है, जैसे मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन का बताया, कैलकाटा सेशन इन 1920। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पढ़ लेते हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी had declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If the Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने जो बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ब्रिटिशर्स अगर एस्टेब्लिश हुए हैं हमारी कंट्री में तो वो सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि इंडियंस ने उन्हें कोऑपरेट किया है कि आओ आप हमें रूल करो। इंडियंस ने इतना रेजिस्ट नहीं किया, ठीक है। और वो सरवाइव भी इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियंस उन्हें कोऑपरेट किए जा रहे हैं, वो उनकी जातियां सहे जा रहे हैं, ठीक है। दे आर सफरिंग। और उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स इन विद इन अ ईयर। कि अगर इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, कि वो कोऑपरेट करना बंद कर दें ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिश रूल एक साल में ही कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा और स्वराज आ जाएगा। स्वराज मतलब सेल्फ रूल। गांधी जी बिलीव दैट इफ इंडियंस बिगिन टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिश रूलर्स विल हैव नो अदर वे देन टू लीव इंडिया, ठीक है। तो आप इसी से ये आप अंदाजा लगाइए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसीलिए लॉन्च हुई थी बिकॉज दे वांटेड इंडियंस नॉट टू कोऑपरेट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन, नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश। सम ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो कि क्या करना है आप लोगों को, नॉन कोऑपरेशन का क्या क्या पार्ट है, हाउ डू यू नॉट कोऑपरेट, ठीक है। सरेंडर द टाइटल्स विच वर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट लोगों को टाइटल्स देती रहती थी, जैसे नाइटहुड का या सर का या कोई भी, ठीक है। तो आप उनको सरेंडर कर दीजिए, गिव अप योर टाइटल्स। बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल्स, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बॉयकॉट कर दो टोटली, ठीक है, उनका यूज बंद कर दो। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कि जो फॉरेन मेड जितने भी गुड्स हैं उनका यूज बंद हो जाना चाहिए टोटली। लॉन्च फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इफ द गवर्नमेंट परसिस्टेड विद रिप्रेसिव मेजर्स। तो ये तो नॉन कोऑपरेशन था, बट अगर गवर्नमेंट इसको हार्श तरीके से रिप्रेस करती है, इसको सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो इसके बाद आप एक स्टेप आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दो। सिविल डिसोबीडियंस में बेसिकली क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रेवेन्यू नहीं देना, और भी ज्यादा उसको थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना, ठीक है। तो ये हमारा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मेथड्स बेसिकली। नाउ डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। इस टॉपिक में बेसिकली क्या है कि इस मूवमेंट को डिफरेंट जगह किस तरह से परसीव किया गया, ठीक है, कैसे लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया हर डिफरेंट जगह इस मूवमेंट को। तो एक बार देख लेते हैं। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921, अच्छे से, ठीक है। द वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। देखिए क्या था कि हर ग्रुप ने, हर सेक्शन ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया,
बट हर किसी का एम एक नहीं था, ठीक है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स थी सेक्शन की, तो एक कॉमन एम था, ठीक है, बट साथ ही साथ उनके कुछ पर्सनल एस्पिरेशंस भी थे, पर्सनल इंटेंशंस भी थे, तो इसमें हमें वो पढ़ना है। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। ये जो स्वराज टर्म था इसका वैसे तो मतलब क्या है, सेल्फ रूल, बट क्योंकि लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इसीलिए उनको था कि अगर स्वराज आएगा तो हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं कि किस किस का क्या क्या परसेप्शन था। ओके, फर्स्ट इज मूवमेंट इन दी टाउन्स, ठीक है, अर्बन एरियाज में मेनली क्या था। द मूवमेंट स्टार्टेड विद गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मिडिल क्लास इन द सिटीज। Thousands of students left government-controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. So it started on a really good note, ठीक है। लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनको बॉयकॉट कर दिया। The council elections were boycotted in most provinces except Madras. In Madras, the Justice Party, that is the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one of the ways of gaining some power. Something that usually only Brahmin had access to. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया था, काउंसिल इलेक्शंस को, एक्सेप्ट एक जगह मद्रास में, जहां की नॉन ब्राह्मण पार्टी को ये लगता था कि हमें आज तक पावर नहीं मिली, तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे, वी विल कॉन्टेस्ट द इलेक्शन सो दैट वी कैन गेट एक्सेस टू पावर, ठीक है। ना फॉरेन गुड्स वर, ये भी मैंने आपको जो जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे उन्हीं की इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड, पिकेटेड का मतलब होता है उनका शटर गिरा देना, एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न्ड इन ह्यूज बॉन फायर्स, ठीक है, उनकी पाइल्स की पाइल्स उनको जला दिया जाता था फॉरेन क्लोथ्स की। The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. The boycott of foreign clothes helped in increasing the demand of clothes made in India. ठीक है, तो इस चैप्टर में नहीं है, बट स्वदेशी मूवमेंट एक थी जिसमें बेसिकली क्या वो किया जाता था प्रमोट कि आप कंट्री मेड होम मेड गुड्स को ज्यादा यूज करो। तो ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूट में आप अपने इंडियन मेड गुड्स को यूज करोगे, तो वो इसमें भी चला काफी, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट, क्यों टाउन्स में धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो गई। नाउ खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव देन मिल मेड क्लॉथ, द पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय खादी। तो क्या था, जब उन्होंने फॉरेन मेड क्लोथ को बॉयकॉट किया तो उन्होंने इंडियन मेड क्लोथ जो कि खादी मेनली था उस टाइम, उसको यूज करना शुरू किया, बट इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, काफी महंगा था, एंड पुअर पीपल कुड नॉट रियली अफोर्ड इट। तो इसीलिए थोड़े टाइम तक उन्होंने बॉयकॉट किए फॉरेन गुड्स, बट धीरे धीरे उन्होंने फिर से वापस यूज करने शुरू कर दिए। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि हमने कॉलेजेस वगैरह तो बॉयकॉट कर दिए ब्रिटिश के, बट अब हमारे पास इंडियन कॉलेजेस, इंडियन स्कूल्स इतने नहीं थे कि जितने स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट किया वो उन सबको अकोमोडेट कर ले। तो धीरे धीरे जिन्होंने स्कूल्स वगैरह भी बॉयकॉट किए थे वो सब भी वापस जाने लगे। Such institutions were slow to come up. Students and teachers began coming back to school. Similarly, lawyers resumed their work in courts. मतलब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बॉयकॉट किया, बट दे सॉ कि इंडियन ओरिजिन का कोई ऐसे नहीं है इंस्टीट्यूट। सो ये था टाउन्स में, ठीक है, डिफरेंट स्टैंड्स में ये हमने पढ़ा टाउन्स में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब बेसिकली रूरल एरियाज, ठीक है, कि उसमें कैसे इस मूवमेंट को परसीव किया गया। From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the years after the war. ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन रूरल एरियाज में जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, लोगों ने सोचा कि अगर स्वराज आया, ठीक है, तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। रूरल पीपल ने, इसमें ट्राइबल्स भी आ जाते हैं। तो अवध का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में है
The peasants movement in Awadh was led by Baba Ramchand. He was a sannyasi who had earlier worked in Fiji as an indentured labor. Indentured मतलब अपनी कंट्री को जिनको फोर्स किया जाता है छोड़ के किसी दूसरी जगह किसी अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरी एरिया में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है. The peasants were against the high rents and many other cesses which were demanded by talukdars and landlords. तो सेस भी बेसिकली एक तरह का टैक्स होता है. ठीक है, आप बस ये याद रखिए, आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. सो अवध में क्या था, एक मूवमेंट बेसिकली छोटी सी स्टार्ट हुई थी, बाबा रामचंद्र ने स्टार्ट की थी. और अवध में और बाकी सारी कंट्री साइड में क्या प्रॉब्लम थी कि उनको जो रेंट देना पड़ता था या सेसेस देने पड़ते थे वो बहुत हाई थे. तो वो चाहते थे ये थोड़े कम हो जाए. द पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. बेगार बेसिकली क्या था, फोर्सफुली विदाउट ड्यू पेमेंट किसी को काम करने के लिए फोर्स करना. ठीक है. एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जितने भी ताल्लुकदार जमींदार होते थे जो कि थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, जो कि हार्श कंडीशंस इंपोज करते थे पीजेंट्स पे, वो चाहते थे कि उनका सोसाइटी पूरा बॉयकॉट कर दे. तो ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली रूरल एरियाज की डिमांड थी इस मूवमेंट से. ठीक है. Jawaharlal Nehru began touring the villages in 1920. He tried to understand the problems of the peasants. अवध किसान सभा, ये अवध का मतलब अवध ही है. It was set up by October. It was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and a few others. तो उन्होंने एक अवध किसान सभा सेटअप की. By associating itself with the peasants movement, Congress was able to integrate the movement in Awadh with a wider non-cooperation movement. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अवध में क्या टर्न ले लिया कि उन्होंने बेसिकली वो एक पीजेंट मूवमेंट बन गई, उसके साथ एसोसिएट हो गई, उनके कॉज के साथ एसोसिएट हो गई. ठीक है. तो आप ये देखो कि रूरल साइड में, कंट्री साइड में इस मूवमेंट ने ऐसा टर्न लिया. एट मेनी प्लेसेस पीपल स्टॉप पेइंग रेंट्स बाय इन्वोकिंग द नेम ऑफ द महात्मा, कि महात्मा गांधी ने हमें बोला है या हम उनके सपोर्ट की वजह से हम रेंट नहीं देंगे. ठीक है. अब हम आते हैं ट्राइबल पीजेंट्स पे. ठीक है. वो तो नॉर्मल कंट्री साइड पीजेंट्स थे, ये ट्राइबल पीजेंट्स. इनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. ट्राइबल पीजेंट्स गेव देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज. द ट्राइबल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल or to collect fruits and firewood. The new forest laws were a threat to their livelihood. The government forced them to do begar on road construction. तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सब कि एक तो उनको फॉरेस्ट में एंट्री नहीं दी जाती थी अपनी कैटल को ग्रीज कराने के लिए या कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए. उनको बेगार के लिए फोर्स किया जाता था. ठीक है. बेगार मतलब उनको फोर्स किया जाता था काम करने के लिए विदाउट ड्यू पेमेंट. और कुछ ऐसे लॉज पास हुए थे. ठीक है, जो कि उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़े डेंजरस थे. तो ये उनकी प्रॉब्लम्स थी और वो चाहते थे कि स्वराज अगर आए तो हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए. Many rebels from the tribal areas became non-violent and often carried guerrilla warfare against the British officials. तो इस जगह क्या हुआ था, गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब उनकी थोड़ी सी टेक्निक्स होती थी अटैक करने की ब्रिटिशर्स को. तो उन्होंने धीरे धीरे वो डेवलप कर ली और वो काफी ज्यादा वायलेंट होती थी टेक्निक्स. तो धीरे धीरे ट्राइबल पीजेंट्स ने इस मूवमेंट को इस फॉर्म में इंटरप्रेट किया. ठीक है. ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्वराज इन द प्लांटेशंस. द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट, प्लांटेशन एक्चुअली मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ. एक लार्ज एरिया फार्म बेसिकली होता था, लार्ज, जहां पे एक सिंगल टाइप की क्रॉप उगाई जाती थी. ठीक है. बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती थी, बहुत ज्यादा कैपिटल लगती थी, आउटपुट भी बहुत ज्यादा होता था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा टीडियस, डिफिकल्ट होता था. ठीक है. लेबर काफी ज्यादा चाहिए होती थी और काफी हार्डवर्क लगता था. सो क्या था, द प्लांटेशन जो एम्प्लॉयड होते थे, प्लांटेशन वर्कर्स, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन as per the Indian Immigration Act of 1859. When the news of non-cooperation movement spread to the plantations, many workers began to defy the authorities. They left plantations and headed towards their homes, but they got stranded on the way because of a railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. तो एक बार उनमें कोई कुछ होप जगी. ठीक है,
कि क्योंकि ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो शायद हमें भी अब थोड़ी रिलीफ मिल जाए। तो उन्होंने अपने ओनर्स को, अपने जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनको डिफाई करना शुरू कर दिया, उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया और अपनी प्लांटेशन छोड़ के वो जाने लगे। बट बीच में स्ट्राइक्स भी चल रही थी इस मूवमेंट में, तो रेलवे स्ट्राइक की वजह से वो बीच में अटक गए और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत मारपीट की। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था स्वराज इन प्लांटेशंस। नाउ इस मूवमेंट का छोटा सा एक एनालिसिस है, पहले वो देख लेते हैं। Many analysts are of the opinion that the vision of the movement was not properly defined by the Congress. Different people interpreted the term Swaraj in their own ways. तो अगर आपको आए कि what were the shortcomings in this movement, तो आप एक तो वो लिखेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं, कहीं और ऑप्शन नहीं बचा जाने के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे उन्होंने फॉरेन गुड्स को दोबारा यूज करना स्टार्ट कर दिया। और आप ये लिखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। फॉर देम स्वराज मेंट एन एंड टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि मतलब स्वराज वर्ड की एक कॉमन डेफिनेशन नहीं थी पूरी कंट्री के पास, सबने अलग अलग वे में उसको इंटरप्रेट किया, अलग अलग मीनिंग दिया उसको। However, people from various strata of the society began to chant the name of Gandhi and the slogan of स्वतंत्र भारत। बट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ, एक तो लोगों को मूवमेंट लड़नी आ गई, ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने एक तरह से एक अच्छा प्लेस ऑब्टेन कर लिया। और क्या था, स्वतंत्र भारत, लोगों को अब ये अवेयरनेस होने लगी दैट यस वी हैव टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम, ठीक है। In some way or the other, they were trying to relate to the wider movement, which was beyond their comprehension. ठीक है, अब आगे आने वाली मूवमेंट्स थोड़ी और इससे बड़ी लेवल पे और बेटर मैनेज्ड होंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बाकी जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वील बी बैक सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।